जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए कक्षा 9 का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हाफ ईयरली, ईयरली, कोई भी एग्ज़ाम, त्रैमासिक, कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसमें जितने प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्ज़ाम से पहले देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए हमने बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से जाकर आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है खंड का। खंड का में हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमारा पेपर कोड है NM01। क्या है? NM01 जो हमारा पेपर कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे 20 ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का हमारा रिटन क्वेश्चन होगा जो हमको कॉपी पर लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक गद्य का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1804 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई वो हुई थी 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निबंध का जनक किसे कहा जाता है? तो निबंध का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जॉन अर्ल, मॉन्टेन, रामचंद्र शुक्ल। तो निबंध का जनक किसे कहा जाता है? तो निबंध का जो जनक है वो मोनतेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोनतेन को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मोनतेन। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मोनतेन। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। क्या हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो द्विवेदी युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त। तो द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, मीराबाई का जन्म स्थान है। तो मीराबाई का जन्म स्थान है उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर। तो मीराबाई का जन्म स्थान क्या है? तो मीराबाई का जन्म स्थान है जोधपुर। क्या है? जोधपुर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं मलुकदास, रैदास, दादू दयाल, नाभादास। राइट आंसर हो जाएगा आपका नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबीर की भाषा क्या है? क्या प्रश्न है? कबीर की भाषा क्या है? पंचमेल, खिचड़ी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी। तो कबीर की भाषा क्या है? तो कबीर की भाषा है पंचमेल खिचड़ी। क्या है? पंचमेल खिचड़ी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, पंचमेल खिचड़ी। नेक्स्ट है, रहीम किस काल के कवि हैं? तो रहीम किस काल के कवि हैं? ऑप्शन भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो रहीम हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु का नाम था। तो कबीर के गुरु का नाम था बल्लभाचार, नरहरिदास, रामानंद, कबीरदास। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? रामानंद था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट है, रति किस रस का स्थाई भाव है? तो रति किस रस का स्थाई भाव है? करुण, वीर, श्रृंगार, रौद्र। तो रति किस रस का स्थाई भाव है? तो रति जो है आपका श्रृंगार रस का स्थाई भाव है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार। नेक्स्ट है, दोहा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं
11, 16, 13, 14, 24। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 13 मात्राएं होती। कितनी होती हैं? 13 होती हैं। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, यमक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। तो काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आतिथि का पर्यायवाची है। तो आतिथि का पर्यायवाची है अनागत, तथागत, मेहमान, पातुधान। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या है? तो अतिथि का जो पर्यायवाची है वो है मेहमान। क्या है? मेहमान है। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? क्या है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपार्युक्त और ऊपरीयुक्त। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे वर्तनी कौन सी शुद्ध है? वर्तनी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला शुद्ध है। नेक्स्ट है साखी का मूल शब्द है। तो साखी का मूल शब्द है शिक्षा, साक्षी, सखी, साकी। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साक्षी। क्या हो जाएगा? साक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐश्वर्य का विलोम शब्द है। तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द है अनैश्वर्य, वैभव, विलासिता, दरिद्रता। तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या है? तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द है अनैश्वर्य। क्या है? अनैश्वर्य। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मात, पराजय, हार आदि कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द। तो मात, पराजय, हार आदि कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। क्या है? ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। राम में रूप है राम का। तो राम में रूप है नाम का सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन। तो राम में रूप है राम का तृतीया विभक्ति बहुवचन। क्या है? तृतीया विभक्ति बहुवचन है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट है महाशय का संधि विच्छेद है। तो महाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन आशया। क्या हो जाएगा? महाधन आशया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खंड खा आता है हमारा वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि हमारे 20 जो ऑब्जेक्टिव हमारे हैं वो हो गए। अब हमारे चलते हैं 50 जो नंबर का आपका लिखित आता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। और जो गद्यांश में क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। कितने कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो पूरा गद्यांश आपको पढ़ना है। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी, एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। तो ये किस पाठ से लिया गया? ये आपके मंत्र पाठ से लिया। किससे लिया गया? मंत्र पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा, गद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा मंत्र। ठीक है, और यहाँ पर लेखक का नाम क्या हो जाएगा? प्रेमचंद होगा। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वही होता है गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। अगर आप ये सही कर लेते हैं तो आपके नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको पद्यांश दिया जाएगा, उस पद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है। क्या लिखना है? पूरा पद्यांश आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि इसके कौन है? कवि इसके हैं आपके कबीरदास। कौन है? कबीरदास हैं। और जो कविता है उसका नाम क्या है? कबीर के दोहे हैं। क्या है? कबीर के दोहे हैं। ठीक है, जब महता तब हरि नाई, गुरु ने कहा आशय स्पष्ट कीजिए, और ईश्वर की पति प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक कौन है? तो इन सभी प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं और इसके मिलेंगे आपको 2-2 नंबर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 23 क्वेश्चन मिलता है। निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक का
संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, श्लोक का अनुवाद कर सकते हैं अथवा में आप जो है गद्यांश का अनुवाद कर सकते हैं। अब आपको दोनों में से जो सिंपल लगे, जो आपको आता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन का उल्लेख कीजिए अथवा दीपदान एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखो, आप लक्ष्मीकांत एकांकी का कर सकते हैं या फिर दीपदान एकांकी का सारांश, तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 25 का क्वेश्चन। तो 25 के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो तीनों में से आप क्या कर सकते हैं, तीनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसी प्रकार है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कबीरदास, मीराबाई, रहीम। तो यहाँ पर आपको 3 कवियों के नाम दिए गए, उनमें से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो इसके मिलेंगे आपको 2 नंबर। नेक्स्ट है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है ईश्वरस्य के नेत्रेस्ता और का प्रजा नाम हितेरता और रामा कस्याम विद्यानाम निपुणा आसीत। तो यहाँ पर आपको 3 दिए गए, 3 में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। जैसे मैं गेंद खेलता हूँ, मैं हमने झूठ नहीं बोला, वह चाहता है, शेर वन में रहता है। तो इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो ये प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसी टाइप का आपको जो है प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे पहला है 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना। क्या मतलब है, भाग जाना, ठीक है। और छोटा मुंह बड़ी बात। तो छोटा मुंह बड़ी बात का है मतलब कि सामर्थ्य से अधिक कहना। क्या मतलब है, छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब क्या है, सामर्थ्य से अधिक कहना। क्या है, सामर्थ्य से अधिक कहना, ठीक है। तो छोटा मुंह बड़ी बात हो गया, तो 9 2 11 होना, ठीक है। तो ये आपका क्लास 9th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप जो है एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।